Hello students, I welcome you all to Pradis Institute of Education. This is your biology ma'am Dr. Garima Singh and today we'll be talking about nutrition in human beings. देखो लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट किया था. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाइजेशन के बारे में. सो हमने इंजेशन और डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है. आज की क्लास में जो हम डील करेंगे दैट इज अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सो वी विल सी कि न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए कैसे हम उस सिंपल फूड को अब्जॉर्ब करेंगे, कैसे उसे सेल्स के पास भेजेंगे सो दैट द सेल्स कैन यूज इट अप, एंड देन वी विल सी व्हाट विल हैपन टू द अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल. इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो है डेंटल कैरीज. सो लेट अस क्विकली बिगिन एंड सी द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज अब्जॉर्प्शन. सी गाइस, यू ऑलरेडी नो कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड है ना उसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है इन डियोडेनम दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इंटेस्टाइनल जूस के एक्शन के बाद, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद वो सिंपल डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन की वॉल से अब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में जाने वाला है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. अब ना इतना सारा फूड आपने खाया है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो मॉडिफाइड हैं. वहाँ पर आप बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखोगे जिन्हें आप कहते हो विल्लाए. तो आपको बहुत सारे विल्लाए दिखेंगे. विल्लाए के कारण सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा चीज़ों का अब्जॉर्प्शन. तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखेंगे विल्लाए. तो यही चीज़ हमारी बुक में दी है बच्चों. हमें बहुत क्लियरली बताया है कि जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स टेकअप करती हैं. जो इनर लाइनिंग है उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं. इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विल्लाए कहते हैं. सो वी कॉल दीज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एज विल्लाए. एंड व्हाट इज द फंक्शन? द फंक्शन ऑफ विल्लाए इज टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन. तो अब्जॉर्प्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्फेस एरिया हो, ये काम ये विल्लाए करते हैं. विल्लाए कैसे अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? क्योंकि विल्लाए के आजू बाजू मतलब विल्लाए को सराउंड करते हुए बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं. बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, कुछ लिम्फ वेसल्स हैं जैसे लैक्टियल्स. अब ये क्या करती हैं? इन्हीं में जो मटेरियल अब्जॉर्ब होगा वो जाएगा. तो जितना भी आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब होंगे ना वो जाएंगे आपके ब्लड में. और जितना भी आपका फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल अब्जॉर्ब होगा वो जाएगा आपकी लिम्फ वेसल यानी लैक्टियल में. तो हमारे पास एक बड़ी सी लिम्फ वेसल होती है लैक्टियल नाम की जो यहाँ विल्लाए को सराउंड करती है सो दैट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का अब्जॉर्प्शन कर सके. सो फॉर दैट यू हैव दैट टू. तो यहाँ पर विल्लाए सप्लाइड है विथ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स का काम है अब्जॉर्ब फूड को लेना और वहाँ से ले जाकर फिर हर सेल को दे देना. तो जब ये ले लेंगे तो आप इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहोगे. और जब ये यहाँ से ले जाकर हर एक सेल को दे देंगे सो द सेल्स कैन यूटिलाइज इट, गेन एनर्जी आउट ऑफ इट, मेक सम मटीरियल्स आउट ऑफ इट. इस कारण से हम कहेंगे कि ये एसिमिलेशन हो रहा है. तो जब भी सेल्स उसे यूज़ करेंगे हम कहेंगे एसिमिलेशन हुआ. और जब ये उसको ले रहे हैं ब्लड में केवल तब होता है अब्जॉर्प्शन. तो आप अब्जॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या देख सकते हो? एसिमिलेशन भी देख सकते हो. तो अब्जॉर्प्शन के तुरंत बाद एसिमिलेशन होगा. और एसिमिलेशन में क्या होने वाला है बेटा? एसिमिलेशन में होने वाला है कि फूड को हर उस सेल को दे दो ताकि वो उसे यूटिलाइज करे, एनर्जी ले, न्यू टिश्यूज़ का सिंथेसिस करे, ओल्ड टिश्यूज़ का रिपेयर वर्क करे और जैसे भी यूज़ करना है वैसे यूज़ कर ले. तो ये जो यूज़ करने का तरीका है या जब यूज़ करने के लिए आप सेल को दे रहे हो उस चीज़ को आपने कहा एसिमिलेशन. ठीक है, इस चीज़ को हमने कहा एसिमिलेशन. अब ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था. ये क्या है? ये है आपका विल्लाए. तो ये न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विल्लाए. विल्लाए क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करा रहे हैं सो दैट मैक्सिमम मटेरियल अब्जॉर्ब हो सके. अभी जो येलो अब्जॉर्ब हो रहा है ये क्या है? ये है आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. और ये जो है आपके जो ब्लड में जा रहे हैं वो है आपके ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स. तो ये एक चीज़ आप यहाँ से ये याद रख सकते हो. देन अब क्या होगा? एक बार मटेरियल अब्जॉर्ब हो गया, वहाँ से चला गया एसिमिलेट होने के लिए. उसके बाद जो भी बच जाता है ना, वॉट एवर इज रिमेनिंग, जो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, अब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, उस मटेरियल का क्या करें? दैट मटेरियल इज ऑफ नो यूज टू अस नाउ. तो वो जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसको भेज देते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड एंटर करेगा. अब लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ एंटर करेगा ये जानने के लिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स पता होने चाहिए. तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सीकम. सीकम कैसा है? एक ब्लाइंड सैक जैसा है. इसके एक साइड ओपनिंग नहीं है तो यहाँ से ये कनेक्टेड है इलियम से. बट इलियम से कनेक्ट होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर क्लोज्ड है. और ये किससे एसोसिएटेड है? ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स से एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपको दिखाई दे रहा है. ये है आपका सीकम. सीकम के बाद आपको जो दिख रहा है ना दैट इज कोलन. तो ये कोलन है. असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग,
सिग्मोइड, तो ये सब कोलन है। एंड कोलन के बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज रेक्टम। रेक्टम का काम है सारे मटेरियल को जो बॉडी के बाहर निकालना है उसको स्टोर करके रखे टेम्परेली और फिर एनस की हेल्प से उसे बाहर इजेक्ट आउट करवा दे। सो दिस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं जो एंड होते हैं एनस में, ठीक है। तो एनस इसका पार्ट नहीं है, एनस वो पार्ट है जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली जाके टर्मिनेट होगा। अब ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन करेगा क्या? देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम है कि ये जितना भी आपने वाटर पी रखा है फूड के साथ उसका कराए अब्जॉर्प्शन। आपने इतना सारा पानी पिया है बच्चों खाने के साथ, अब ये पानी कहाँ जाएगा? बॉडी को चाहिए, राइट? तो इस पानी को यहाँ पर अब्जॉर्ब किया जाता है। तो आप उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से यहाँ पर वाटर अब्जॉर्ब करोगे। वाटर अब्जॉर्ब करने के साथ साथ कुछ मिनरल्स अब्जॉर्ब करोगे, कुछ वाइटामिन वगैरह अब्जॉर्ब कर लोगे, कुछ मेडिसिन वगैरह होंगी तो वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो बचा हुआ मैटर है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस ऐड करा देगा। तो जैसे ही वो मटेरियल से वाटर निकलता जाएगा वो थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाएंगे। सेमी सॉलिड होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन उसमें म्यूकस ऐड कराएगा ताकि वहाँ पर लुब्रिकेशन हो, ताकि उसका पैसेज ईजी हो जाए, स्मूथ हो जाए, कोई फ्रिक्शन ना हो और उसको पैसेज में डिफ़िकल्टी ना हो। तो म्यूकस उसको स्लाइड होने में या स्लिप होने में हेल्प करेगा। और फिर म्यूकस ऐड कराने के बाद वो उसको यहाँ पर भेज देंगे। अब ये मटेरियल कहलाएगा फीसेस, यानी कि आपके स्टूल्स। तो फीसेस या स्टूल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक बार वो फीसेस या स्टूल्स में कन्वर्ट हुआ उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट प्रोसेस जो कि होगा आपका इजेशन। अब इजेशन में क्या होता है? देखो, इजेशन में ये होता है कि सारा मटेरियल जो सॉलिडिफाई हो चुका है, फीसेस बन चुका है, ये आता है रेक्टम में स्टोर्ड रहता है। फिर रेक्टम में क्या होगा? मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इस मास पेरिस्टाल्सिस के कारण ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो एनस के थ्रू ये बाहर निकलेगा मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, और एनस के पास एक मसल होगी जिस चीज़ को रेगुलेट करेगी। इस मसल को आप कहोगे एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर का ये काम है कि वो ये मैनेज करे, वो मेक श्योर करे कि ये ओपन हो और ये फीसेस बाहर आप रिमूव कर पाओ। फीसेस को बाहर करना कहलाता है इजेशन या फिर डिफिकेशन। तो डिफिकेशन या इजेशन जैसे ही होगा, ठीक है, आपका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ बताइए कि अनअब्जॉर्ब फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दो, लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाए, बचा हुआ मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव होगा किसके थ्रू? एनस के थ्रू, विच इज द सेकेंड ओपनिंग ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एग्जिट ऑफ वेस्ट है इसे कौन रेगुलेट कर रहा है? एनल स्फिंक्टर रेगुलेट कर रहा है। तो मास पेरिस्टाल्सिस के कारण ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है और इसे आप कहते हो डिफिकेशन। इसे आप कहते हो डिफिकेशन। तो यहाँ से हमने न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब जो हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो हमारी बुक में एक छोटे से बॉक्स में दिया है, इसका नाम है डेंटल केरीज। अब डेंटल केरीज से क्या समझते हैं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं स्वीट्स मत खाओ, स्टिकी फूड मत खाओ, ब्रश करो प्रॉपर्ली, गार्गल्स करो प्रॉपर्ली। क्यों? इसीलिए क्योंकि लोग कहते हैं दांत सड़ जाएंगे। अब दांत सड़ जाएंगे मतलब दांत सड़ जाएंगे का साइंटिफिक भाषा में मतलब है कि आपके दांतों में अंदर से कैविटी हो जाएगी, मतलब कुछ स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अभी दांत पूरा स्ट्रॉन्ग है, इंटैक्ट है, फिर क्या होगा? धीरे धीरे गड्ढा होने लगेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट होल ये जो कैविटी बिल्टअप होगी, बाहर के स्ट्रक्चर को तो डैमेज नहीं होगा इतना, इनामल और डेंटिन तक जब तक ये है तब तक तो सिर्फ डिस्कलरेशन आपको दिखेगा। पर जैसे ही ये थोड़ी और बढ़ेगी, जैसे ही प्रोग्रेस होगी और आपका पल्प कॉन्टैक्ट में आएगा, आपको होगा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेन। और ये जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेन होगा उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता, बस एक ही ऑप्शन बचता है एंड दैट इज टू गेट योर रूट कैनाल ट्रीटमेंट डन। तो अगर आप चाहते हो ऐसी नौबत नहीं आए, बिकॉज रूट कैनाल इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, अगर आप चाहते हो कि ऐसी नौबत नहीं आए, आप अपने दांत को सेफ रखो, तो फिर आपको डेंटल केरीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जानना ज़रूरी है। अब डेंटल केरीज ना एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये कुछ बैक्टीरियाज के एक्शन के कारण होती है। तो देखो, बुक हमें बहुत क्लियरली बताएगी बच्चों ये बात कि डेंटल केरीज को ही हम टूथ डिके कहते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ योर इनामल एंड डेंटिन। तो जब आपका आउटर हार्ड वाइट कलर का इनामल और उसके अंदर वाला डेंटिन धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगे, धीरे धीरे डीके होने लगे, तो आप उसे कहते हो डेंटल केरीज। ये कब शुरू होगा? जब बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब बैक्टीरियाज फूड में प्रेजेंट शुगर पे एक्ट करेंगे, तो बैक्टीरिया और फूड के पार्टिकल्स या शुगर जो यहाँ वहाँ अटक गई है इसके साथ कंबाइन करते हैं ना, तो एक लेयर बनाते हैं जिसे आप कहते हो प्लाक की लेयर। तो आपने टूथब्रश के ऐड में देखा होगा कि एक लेयर बना के दिखाते हैं वो लोग, तो वो लेयर प्लाक की लेयर होती है। अगर आपने इस प्लाक के लेयर को उसी वक्त अच्छे से वॉश ऑफ नहीं किया, गार्गल करके नहीं हटाया, ब्रश नहीं किया, तो क्या होगा? इस लेयर पे ये जो बैक्टीरियाज बैठे हैं, ये बैक्टीरियाज धीरे धीरे एक एसिड रिलीज करना स्टार्ट करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्शन ऑफ दैट एसिड, दैट पर्टिकुलर एसिड, आपका जो इनामल है
वो होने लगेगा डीमिनरलाइज। तो वो एसिड आपके इनामल के मिनरल्स को हटा देगा, उसे डीमिनरलाइज कर देगा। तो पूरा का पूरा आपका इनामल डीमिनरलाइज होने लगता है, आपका डेंटिन भी डीमिनरलाइज होने लगता है। तो इनामल और डेंटिन का डीमिनरलाइजेशन होता है और बाकी अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट होने लगता है। तो इस तरीके से ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मासेस ऑफ बैक्टीरिया ने बहुत सारा एसिड रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब आपका सलाइवा अच्छे से वहाँ पर रिलीज हो रहा है या आप अच्छे से गार्गल या ब्रश कर रहे हो। तो सलाइवा के अंदर होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। सलाइवा मेक श्योर करता है कि हाँ वो इतने सारे बैक्टीरिया को किल कर दे। बट जहाँ पर सलाइवा नहीं पहुँच पाता, जैसे इंटरडेंटल स्पेसेस में, दांतों के बीच बीच में, वहाँ पर जनरली ये केरीज वाली सिस्टम हम देख पाते हैं। तो जनरली केरीज ऐसी ही जगह पे होती है जहाँ पर ये इनामल जो है वो इतने क्लोज कांटेक्ट में है कि वहाँ सलाइवा नहीं पहुँच पा रहा। तो दो दांतों के बीच में जनरली आप ये चीज़ अप्रिशिएट कर सकते हो। तो सलाइवा वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन एसिड का नहीं हो रहा और प्लाक वहाँ पर कवर्ड है। अगर हम ब्रशिंग करते अच्छे से, हम प्लाक को रिमूव कर देते तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आती। अब क्या, अगर आपने ये नहीं किया, ढंग से ध्यान नहीं रखा, तो फिर बैक्टीरिया और एक्यूमुलेट होंगे और एसिड रिलीज करेंगे। इनामल के बाद अंदर डेंटिन और डेंटिन के अंदर है आपका पल्प। तो ये इन्फेक्शन आपके पल्प तक पहुंच जाएगा। जब ये इन्फेक्शन आपके पल्प तक पहुंचेगा, पल्प एक सॉफ्ट टिश्यू है, वहाँ बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, आपको पेन होना फील हो जाएगा। तो जब तक केरीज बाहर रहती है आपको दर्द नहीं होता, बट जैसे ही वो प्रोग्रेस होकर अंदर चली जाएगी, यू विल बी सफरिंग फ्रॉम इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेन। फिर आपके पास जो ऑप्शन बचेगा दैट इज़ टू गेट योर रूट कैनाल ट्रीटमेंट डन, दैट इज़ टू गेट योर पल्पिक्टोमी डन। ठीक है, तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है। अगर हम अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पल्प को इन्वेड करते हैं, पल्प के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, पल्पाइटिस नाम की बीमारी से आप सफ़र करते हो और फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। सो विद दैट इन माइंड हमने ये चीज़ भी कंप्लीट कर लिया। सो नाउ यू नो कि क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो प्लीज़ बी रियली श्योर ऑफ कि हम प्रॉपरली अपने टीथ को ब्रश करें। ठीक है, प्रॉपरली अपने टीथ को ब्रश करें, हर मील के बाद गार्गल करें। सो इट्स सो डैम इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर शाइनी टीथ। सो विद दैट इन माइंड we have completed this particular topic which is nutrition. So nutrition हमने autotrophic, heterotrophic दोनों complete कर लिया है and now we will be moving on to the next topics. So that is it for the day guys. Thank you so much. Keep learning. Bye bye.